हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सोशल साइंस के लिए CTET पेपर 2 की सीरीज़ चलाई हुई है, जिसमें मैं कक्षा 6 की जो इतिहास की पुस्तक है उसके सभी वीडियो बना चुकी हूँ और कक्षा 7 की इतिहास की पुस्तक का पार्ट 1 से लेकर 3 तक के वीडियो बना चुकी हूँ और आगे के वीडियो मैं आज बना रही हूँ। बाकी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसे ज़रूर देखिए। ये आपके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि CTET में जो पेपर 2 आता है, जिसमें सोशल साइंस या सोशल स्टडी हम कुछ भी कह सकते हैं, वो आता है। वो ज़्यादातर आपकी CBSE मतलब जो NCERT की बुक्स हैं, CBSE का जो सिलेबस है उसी में से आता है। तो बेसिक उसका हमेशा NCERT का ही रहा है, उसका आधार NCERT ही है। तो उसके ही मैंने 1 से लेकर 3 पार्ट पहले बना चुकी हूँ, अब आगे के पार्ट बना रही हूँ। तो जो हमारा लेसन नंबर 4 है, इसमें आपको मुग़ल शासक जो हैं वो बताए गए हैं। जैसे बाबर था, वो पहला मुग़ल शासक था। उसका शासनकाल जो भारत में है वो बहुत कम रहा, 1526 से लेकर 1530 तक ही। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध की लड़ाई हुई, जिसे अब्राहम लोदी और जो 1526 में पहला पानीपत का युद्ध हुआ, उसमें उसने अब्राहम लोदी को हरा दिया और भारत को जीत लिया। यानी कि ये उससे पहले काबुल में ही ज़्यादातर रहता था, ये अफ़गानी था। आगे है हमारा हुमायूं का जो शासनकाल है वो 2 तरीके से बटा हुआ है, क्योंकि इसके बीच में जो आपके शेर खां थे उनका शासनकाल आता है। 1530 से 1540 पहला स्लॉट रहा उनका, और दूसरा 1555 से 1556। शेर खां ने इसे 2 बार हराया। जो शेर शाह सूरी जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने इसे 2 बार हराया। पहली बार चौसा के युद्ध में और दूसरी बार कन्नौज के युद्ध में। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात 1556 में अकबर ने गद्दी संभाली, और अकबर का शासनकाल बहुत लंबा रहा, काफ़ी लंबा रहा, जो कि 1556 से लेकर 1605 तक रहा। और अकबर जो था वो बहुत छोटी उम्र में ही राजा बन गया था। 13 वर्ष की उम्र में अकबर ने राजगद्दी संभाल ली थी और वो सम्राट बन गया था। अकबर के पश्चात 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर का शासनकाल रहा। इसने अकबर के अभियानों को आगे बढ़ाया। खुर्रम शाहजहां ने विरोध किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए। जो जहांगीर की पत्नी, जिनका नाम नूरजहां था, वो जो शाहजहां थे उसे हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया, यानी कि उसको हमेशा वो मारना चाहती थी या उसको राजा ना बनने देना चाहती थी। जहांगीर के बाद शाहजहां शासक बने, जो कि 1627 से लेके 1658 तक का शासनकाल रहा इनका। इसको पुत्रों में विरोध, जो जहांगीर थे उसके पुत्रों में विरोध हुआ, और शाहजहां के जो पुत्र थे, यानी कि उसके 4 पुत्र थे, उनमें आपस में लड़ाई हुई, और जिसमें औरंगजेब ने जीत प्राप्त की। उसने अपने बड़े भाइयों को मार दिया और बाकी पूरी ज़िंदगी जो शाहजहां थे उसे कैद कर दिया, और औरंगजेब शासक बन गया। औरंगजेब के काल में अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। अकबर का शासन 1605 में था, जैसे कि पहले ही बताया मैंने। जो अकबर का वो 1605 में ख़त्म हो गया था। जहांगीर की माँ कचमारी थी। जो जहांगीर थे उनकी माँ कछवा की राजकुमारी थी। मुग़ल राजनीति में शहादायत अर्थात जो श्रेष्ठ पुत्र होगा उसको शासक मिलेगा। ज्येष्ठ उत्तराधिकारी नीति का नियम में ये विश्वास नहीं रखते थे, मतलब ये उस नीति में विश्वास नहीं रखते कुल के अनुसार कि सबसे बड़ा पुत्र जो होगा या श्रेष्ठ पुत्र जो होगा उसको अधिकार मिलेगा। यहाँ पर जो शक्तिशाली होगा वो अधिकार ले लेगा। अकबर के राजस्वामी, अकबर के आपको पता है कि उनके 9 रत्न थे, जिनमें आपके बीरबल, टोडरमल, तानसेन ये सभी थे। तो टोडरमल जो थे, इन्होंने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों व कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। यानी कि इनके वित्त डिपार्टमेंट में थे, इनके फाइनेंस डिपार्टमेंट में थे,
और उन्होंने 10 साल तक जितनी भी कृषि हो रही है, पैदावार हो रही है, उस सब का अध्ययन किया था। अकबरनामा। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखा गया। इसका विस्तृत वर्णन आईने अकबरी में मिलता है। अकबरनामा 3 जिल्द में लिखा गया था, इनके 3 भागों में लिखा गया, जिसमें अकबर के पूर्वजों का बयान है, शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है, और तीसरा भाग प्रशासन, जिसमें घराने, सेना, राजस्व का ब्यौरा दिया गया है। यानी कि अकबरनामा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला भाग जिसमें बताया गया कि अकबर के कौन कौन से पूर्वज हुए, दादा परदादा पिता, उनके बारे में बताया गया। दूसरे में जो भी उसके शासनकाल में घटनाएं घटी वो बताया गया, और तीसरे में उसके द्वारा जो किए गए कार्य थे, यानी कि जो उसने प्रशासन किया, प्रशासन में जो भी घराने बनाए, सेना बनाई, राजस्व का ब्यौरा, वो सब दिया गया था। दीवान एक वित्तीय अधिकारी होता था अकबर के काल में। ये कह सकते हैं कि मुग़ल काल में जो दीवान होता था वो वित्तीय अधिकारी होता था। मंतादता, राजा द्वारा की गई ऐसी व्याख्या या कथन जिसे बिना सवाल के स्वीकार किया जाए। मंदाधता क्या होता है? वो राजा द्वारा कही गई बात या कोई कथन होता है जिस पर कोई सवाल नहीं कर सकता, यानी कि उसे बिना सवाल के ही स्वीकार कर लेना होता है। सुलह ए कुल, सर्वत्र शांति। सुलह ए कुल का मतलब है सभी जगह शांति, और यही अकबर का विचार रहा। अकबर मुग़ल शासकों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे सक्सेसफुल शासक माने जाते हैं, जिन्होंने ये नीति अपनाई कि सभी जगह शांति रहे और सुलह रहे। नीति शास्त्र एक ऐसी व्यवस्था जहाँ केवल सच्चाई, न्याय व शांति पर बल था। नीति शास्त्र किसे कहते हैं? नीति शास्त्र ऐसी व्यवस्था जहाँ पर जो जितनी भी क्रियाकलाप हो रहे हैं वो सभी सच्चाई के हों, न्याय हो सभी के साथ, और हमेशा शांति बनी रहे। की शासक उस समय कौन थी? जिस समय आपके अकबर का शासनकाल था, रानी एलिज़ाबेथ, जो कि 1558 से 1603 तक रही। अकबर के शासनकाल में जो इंग्लैंड की शासक थी वो रानी एलिज़ाबेथ थी, 1558 से लेकर 1603 तक। अब आपका यहाँ पर कुछ गुलाम वंश का वर्णन किया गया है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होता है, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुब मीनार का निर्माण 1199 में कुतुबुद्दीन द्वारा किया गया। बाहरी हिस्सा घुमावदार व कोणीय है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ये शुरू की गई थी, पर इसे ख़त्म इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। आप नाम याद रखने का एक तरीका ले सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर ही इसका नाम कुतुब रखा गया था, जो कि 1199 में शुरू की गई थी। प्राचीन इमारतों से शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। हमारी जितने चीन इमारतें हैं, भवन हैं, उनसे हमें अलग तरीके की शिल्प कला का ज्ञान मिलता है। हमारे यहाँ पर बहुत तरीके की शिल्प कला है, जैसे अरेबियन है, द्रविडियन है, हिंदू है, मुगलई है, इन सभी से, या राजपूताना है, इन सभी से जो जानकारी हमें मिलती है, जो इमारतें बनी उन्हीं से हमें अलग अलग शिल्प विज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। आगरा का किला का निर्माण अकबर द्वारा किया गया। अकबर द्वारा बहुत सारी चीज़ें बनवाएंगी, जैसे ताजमहल अकबर ने बनवाया है, आगरा का किला अकबर ने बनवाया है, आपका जो लाल किला है वो अकबर ने बनवाया। इस तरीके से अकबर ने बहुत ध्यान दिया था भवन निर्माण के ऊपर। और इसमें वास्तुकला की शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई। जो अकबर ने जितने भी भवन निर्माण कराए उसमें जो वास्तुकला की शैली कहलाई, यानी कि आर्किटेक्चरल जो डिज़ाइन कहलाए, वो अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाए। सबसे ऊंचा शिखर तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का है। मतलब सबसे ऊंचा जो शिखर यानी कि टॉप जो पीक बनाई गई थी वो तंजावुर के में मंदिर है, राजा राजेश्वर उसका है। इल्तुतमिश ने दिल्ली ए कोहना के एकदम निकट विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज़े सुल्तानी व राजा का तालाब कहा जाता है। इल्तुतमिश द्वारा जो भी क्षेत्र लिया गया था वो इस समय आपका जहाँ पर कुतुब मीनार स्थित है, हौज़ खास का इलाका, महरौली का इलाका, वो इलाका था। वहाँ पर उसने बहुत बड़ा तालाब बनाया जिसका नाम उसने दिल्ली ए कोहना रखा। दिल्ली ए कोहना के बिल्कुल बगल में ये एक मस्जिद है, उसके बिल्कुल बगल में उसने एक बड़ा सा तालाब बनाया, और जिसका नाम उसने हौज़े सुल्तानी या राजा का तालाब रखा है। हौज़ खास के पास है ये। स्वर्ण मंदिर का दूसरा नाम हरमंदिर साहब है।
स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में है, उसका दूसरा नाम हरमंदिर साहब है। पांड्यन राजा श्रीमर छिबल ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया। ये आपका अब दक्षिण का इतिहास आ गया है। दक्षिण के इतिहास में पांड्यन जो राजा हुए उन्होंने उनमें से श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहाँ के जो राजा थे सेन प्रथम, उन्हें 831 से, जिनका शासनकाल रहा 851, उसको पराजित किया। चोल राजा, चोल वंश जो रहा, राजेंद्र प्रसाद ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर निर्माण किया। जो चोल राजा थे उन्होंने, उनके जो राजा हुए राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण किया। गजनी का सुल्तान महमूद, जो गजनी था राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। गजनी का सुल्तान महमूद यानी कि हम जिसे गजनी कहते हैं, वो राजेंद्र प्रसाद का समकालीन था, यानी कि उनके शासनकाल में वो भारत आया था। फारसी में आवाद का अर्थ, फारसी में आवाद शब्द का क्या अर्थ है? आबादी आब शब्द से निकला है जिसका अर्थ है पानी। आबाद उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो। जो आब है, आप तो आपको भी पता होगा, जैसे पंजाब, पंजाब का मतलब है 5 आब, यानी कि 5 पानी जहाँ पर मिलते हैं उससे पंजाब कहते हैं। यानी कि आब शब्द, आबादी शब्द अर्थ से निकला है जिसका अर्थ होता है पानी। और आबाद उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर लोग रहते हैं, यानी कि जहाँ पर लोगों की बसावट होती है। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुम्बद और ऊंचा मेहराब द्वार, प्रवेश द्वार, मुग़ल कला का महत्वपूर्ण रूप बन गया। जो हुमायूं का मकबरा है, जो कि है, उसमें जो उसका केंद्र, जो एंट्री गेट है मकबरे का, उसमें जो मेहराब इस्तेमाल किया गया है, जो आँख इस्तेमाल की गई है, वो मुग़ल कला का सबसे महत्वपूर्ण रूप बन गया, हिस्सा बन गया। हुमायूं का मकबरा निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त विहिस्त की परंपरा में हुआ है। 8 स्वर्गों अर्थात या अथवा हस्त विहस्त की परंपरा में हुआ है। हुमायूं का मकबरा उनकी बेगम ने बनवाया था। यह एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों घिरा होता था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। किनारे सफ़ेद संगमरमर के बने हैं। यह 1560 से 71 के बीच बना है। अगर किसी ने हुमायूं का मकबरा देखा और किसी ने ताजमहल देखा है तो बिल्कुल एक जैसी बनावट है हुमायूं के मकबरे और ताजमहल की। बस फ़र्क इतना है कि हुमायूं का मकबरा लाल बलुआ पत्थर से बना और ताजमहल जो है वो आपका संगमरमर के पत्थर से बना है, जो कि राजस्थान के मरकाना से लाया गया था। अधिरचना, भूतल 0 से ऊपर किसी भी भवन का भाग। अधिरचना क्या होता है? जो हम जिसे क्या कहते हैं आपका बेसमेंट। बेसमेंट यानी कि जो 0 से ऊपर जितना भी निर्माण किया गया है वो आपकी अधिरचना कहलाता है। सार्वजनिक व व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष। सामाजिक, जो लाल किला गए हैं उन्होंने देखा होगा कि लाल किला के 2 भाग हैं, दीवाने आम और दीवाने खास। जो सार्वजनिक सभा के लिए प्रयोग किया जाने वाला कक्ष था वो दीवाने खास था, और जो व्यक्तिगत सभा के लिए प्रयोग किया जाने वाला कक्ष था वो दीवाने आम था। बादशाह शाहजहां के सिंहासन के पीछे फितरा दुर्ग के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई, जिसमें पौराणिक सुनानी देवता आरजीएस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। यह संगीत जानवरों को भी शांत कर सकता था। जो लाल किले में जो दीवाने खास बना हुआ है, उसका सिंहासन जो था उसके पीछे एक जो जड़ाऊ काम की फितरा दुर्ग, मतलब जो उसके पीछे जो थी एक मूर्ति बनाई गई थी जो कि आर्सियन नाम के देवता की थी, जो वीणा बजा रहे थे, और ऐसा माना जाता था कि उनके द्वारा बजाया गया संगीत जानवरों को भी शांत कर सकता है। नदी बट बाग 4 बाग की योजना के अंतर्गत थी। अन्य तरह के बाग थे जिससे ये नाम दिया गया। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मुग़ल बिल्डिंग्स होती हैं या मुग़ल स्मारक जो बने हैं उसमें बागों का बहुत महत्व है, और उसी तरीके के बाग को नदी तट बाग कहा गया है। इस बाग में निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित ना होकर नदी तटों के पास के बिल्कुल किनारे होता था। इसमें जो
बाग बनाए जाते थे वो बीच में नहीं होते थे, वो नदी के किनारे बसाए जाते थे। ताजमहल, ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग है। ताजमहल के जो नक्शा बना हुआ है उसमें नदी तट बाग का उदाहरण मिलता है। जो ताजमहल है वो सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। शाहजहाँ के बेटे दारा शिकोह को ही नदी तट जाने की आज़ादी थी। उस समय जो आपके अकबर थे, उनके सबसे बड़े बेटे जो दारा शिकोह थे, जिनको मारकर औरंगज़ेब ने गद्दी हत्याई थी, उसे ही सिर्फ नदी तट तक जाने की आज़ादी थी। और अकबर की राजधानी जो थी वो फतेहपुर सीकरी थी उस समय, जो कि आगरा में पड़ता है। नेक्स्ट है चोल राजाओं की राजधानी का इतिहास है आपका। चोल राजाओं की राजधानी उस समय क्या थी? तंजावुर। राजरामेश्वर मंदिर चोल राजाओं द्वारा निर्मित किया गया था, जिसमें कांसा जो धातु है, जिसे बनाने में शायद कोई चीज़ बनाने में मिश्र धातु कांसा का इस्तेमाल किया गया है, जो कि कांसा जो तांबा और टिन की मिश्र धातु है। स्वामिन मंदिर मध्य प्रदेश में है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। भिल्ल स्वामिन मंदिर मध्य प्रदेश में, ये चीज़ ध्यान रखना। कांजीपुरम मंदिर तमिलनाडु में है। और तिरुपति नाथ का मंदिर मदुरई व आंध्र प्रदेश में है। मंदिरों की घंटियाँ कांसा मिश्र धातु की बनी होती हैं, जो तांबे और रागे यानी कि टिन से बनती है। यानी कि मंदिर में जो घंटियाँ लगाई जाती हैं वो कांसा मिश्र धातु की बनी होती हैं। और कांसा मिश्र धातु तांबा और टिन का बना होता है, जिसे हम रागे भी कहते हैं। घंटा धातु में रागे का अनुपात किसी अन्य किस्म के धातु से अधिक होता है, जिसकी वजह से ध्वनि तीव्र होती है। यानी कि जो घंटा जो बनता है, मंदिर की घंटी या मंदिर का घंटा जो बड़ा वाला लगा होता है, उसमें टिन की मात्रा अधिक होती है, इसी वजह से उसकी आवाज़ बहुत तेज होती है। पुष्कर सरोवर अजमेर के पास है। और पुष्कर में ही एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो कि पूरे विश्व में कहीं नहीं है। हट या हाट हम किसे कहते थे? दुकानें व बाजार जहाँ हाट स्थापित हो, यानी कि जो हट जो जगह वो जगह थी जहाँ पर दुकानें और बाजार लगते थे। सोना व हाथी दांत अफ्रीका से आते थे। टिन मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के नीले बर्तन व चांदी एशिया से व चीन से आते थे। यानी कि टिन मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी एशिया और चीन से आते थे। उष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगाने वाले मसाले जो हैं, यानी कि जो गर्म जगह पर उगाए जाने वाले मसाले थे, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल और सौंठ। सौंठ बेसिकली अदरक होता है, जो कि उसका सूखा हुआ रूप होता है। मुर्शिदाबाद नगर पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा, और यह अभी भी उसी के लिए बहुत फेमस है। पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी है, वहाँ पर उसके साइड में, मतलब नदी तट के किनारे रेशमी वस्त्र यानी कि सिल्क के काम के लिए उपयोग किया फेमस था। 1704 में बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी। अब बंगाल की राजधानी कोलकाता है। हम्पी नगर 1331 में विजयनगर राज्य का केंद्र स्थल बन गया। विजयनगर राज्य में सबसे जो फेमस राजा हुए हैं वो राजा विजयनगर में सबसे जो मुख्य जिनका नाम आता है वो तेनालीरामन का नाम आता है, जो कि बहुत बड़े विद्वान और कहानीकार थे। और उसके बाद जो राजा हुए हैं उनका नाम मेरे दिमाग से भी निकल गया है, मुझे याद आता है तो मैं आपको बताती हूँ। इसकी वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। शाही भवनों में मेहराब व गुम्बद थे, मूर्तियों के लिए आले बने थे। यानी कि जो हम्पी नगर का जो स्थापना बनाया है, जो कि विजयनगर का राज्य का केंद्र था, उसकी वास्तुकला अलग तरीके की थी। उसमें भवन निर्माण बहुत भव्य तरीके से किया गया। ऊंचे ऊंचे उसमें आर्क बनाए जाते थे, मेहराब बनाए जाते थे, और गुम्बद बहुत बड़े बड़े लगाए जाते थे। और मूर्तियां रखने के लिए आले, यानी कि जैसे छोटी सी अलमारी होती थी, बट स्ट्रक्चर जो है वो स्क्वेरिकल फॉर्म में और ऊपर से आर्क की फॉर्म में होता था। हम्पी का एक महत्वपूर्ण पर्व महानवमी पर्व है, जिसे आज नवरात्रों के नाम से मनाया जाता है। यानी कि हम्पी में जो त्यौहार मनाया जाता था उसे वहाँ पर वो लोग महानवमी कहते थे, जिसे नवरात्रि के रूप में मनाते हैं।
विट्ठल मंदिर हम्पी नगर में है। जो विट्ठल मंदिर है साउथ का वो हम्पी नगर में है। अब हम्पी का विनाश कैसे हुआ? हम्पी का विनाश कैसे हुआ? सन 1565 में दक्कली सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। यानी कि कह सकते हैं कि 1565 में दक्कली सुल्तानों, गोलकुंडा के राजा, बीजापुर के राजा और अहमदनगर और बरार बीदर के राजाओं ने आपके विजयनगर पर आक्रमण किया और उसको पराजय कर दिया, जिससे हम्पी नगर का भी पतन हो गया। सूरत, इसे मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है। यह एक सर्वदेशीय नगर था। मक्का का प्रस्थान द्वार यानी कि यहाँ से मक्का होकर जाते थे। ये सर्वदेशीय नगर था, यानी कि यहाँ सब देशों के लोग आ सकते थे। 13वीं शताब्दी में पुर्तगालियों, डचों व अंग्रेज़ों के कारखानों व माल गोदाम थे, यानी कि सूरत जो था वो शुरुआत से ही व्यापार का केंद्र रहा है। 17वीं शताब्दी में जब पुर्तगाली, डच और अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने अपने कारखाने और मालों के गोदाम सूरत में ही बनाए। हुंडी, एक ऐसा दस्तावेज जिसके द्वारा व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी एक ऐसा दस्तावेज था जिसके द्वारा जो भी इंसान अपनी कोई टैक्स देता था, कोई कस्टम ड्यूटी वगैरह देता था, वो उसके अंतर्गत जमा कराने का प्रूफ रहता था, एक तरीके का हुंडी। 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधपतन प्रारंभ हो गया, यानी कि 17वीं शताब्दी जैसे जैसे ख़त्म होती रही वैसे सूरत का भी पतन शुरू हो गया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने सूरत के बाद फिर अहमदाबाद और दिल्ली, कलकत्ता इन जगहों पर अपने जो व्यापार के केंद्र शुरू कर दिए। 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया मुंबई में, और यह एक वाणिज्यिक केंद्र बन गया। जो 1668 है उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपना मुख्यालय मुंबई में स्थापित किया और मुंबई को एक बहुत बड़ा वाणिज्यिक केंद्र बना दिया। 18वीं शताब्दी में प्रमुख महानगरों का उदय हुआ। 18वीं शताब्दी में जिन महानगरों का उदय हुआ उनमें था मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। जैसे कि आपको पता है कि मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में ही अंग्रेज़ों की जो फैक्ट्रीज थीं, जिन्हें वो व्यापार केंद्र कहते थे, अपनी कोठी कहते थे, व्यापार कोठी कहते थे, वो उन्होंने इन्हीं राज्यों में स्थापित की थी। और शुरुआत में उन्होंने न्यायालय वगैरह भी इन्हीं राज्यों में बनाए थे। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये उपयोगी रहे होंगे। आगे के जो लेसन्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, और अगर ये आपको अच्छे लगे हों तो इन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए ताकि मुझे ये पता चल सके कि इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। मैं अभी आपको विजयनगर राज्य के जो राजा थे उनका नाम बताती हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। हाँ, उनका नाम था कृष्णदेव राय। अगर आपको विजयनगर के बारे में ज़्यादा थोड़ी जानकारी, बहुत जानकारी तो नहीं पर फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी अगर देखनी है तो आप सोनी सब पर एक सीरियल आता है तेनालीरामा करके, उसमें देख सकते हैं, उसमें थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए। आपका अगर सपोर्ट मिलता रहा तो आगे हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। थैंक यू।